अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मरियम नवाज साहिबा तकरीबन 4 महीने बाद पाकिस्तान वापस आ गई हैं। अपने वालिद नवाज शरीफ की जानशीन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया है, नए मनसब और नई जिम्मेदारियों के साथ। कारकुनान ने सर्द मौसम में उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल भी किया है। अगर लाखों का मजमा नहीं था तो हज़ारों लोग ज़रूर मौजूद थे मरियम साहिबा को वेलकम करने के लिए। मरियम ने कई ऐलानात भी किए हैं, मुस्तकबिल का लाएहमल भी दिया है। कारकुनान को उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई है कि जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनके दरमियान होंगे। खुशखबरी सुना दो आपको, आपका और मेरा महबूब तारिक बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मुझे एहसास है, नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि मुल्क में महंगाई है। उम्मीद रखना मेरे भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा बहुत जल्दी। BBC की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ पंजाब में इलेक्शंस की कामयाबी की सूरत में ही पाकिस्तान आएंगे। यानी उनकी वापसी अब हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा मरियम साहिबा की कामयाबी पर मुनहसर होगी। मरियम नवाज पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आई हैं। अब वो 1 फरवरी से पूरे पंजाब का दौरा करने जा रही हैं। मरियम नवाज पहले की मरियम नवाज से मुख्तलिफ हैं। अब उन्हें मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे, किसको पार्टी में रखना है, किसको निकालना है, किसे आगे बढ़ाना है, किसे पीछे धकेलना है, ये सब मरियम साहिबा का इख्तियार होगा। उनका सबसे बड़ा जो इम्तिहान है ना, वो ये होगा कि पार्टी की तश्कील नौ वो कैसे करती हैं, और पार्टी की तश्कील नौ करते वक्त वो मुश्किल का दरिया जो है वो उबूर कैसे करती हैं। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब होती हैं तो यकीनन आगे के जो मराहिल होंगे वो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून दौराहे पर खड़ी हुई है, क्योंकि हुकूमत का दिफा करना इतना आसान नहीं है। कल इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 32.7% पर पहुंच चुकी है। IMF के बगैर हमें चारा नहीं है कोई। दोस्त ममालिक हाथ खड़े कर चुके हैं। IMF मुतालबात मानने के बाद महंगाई की शरह में कम से कम 10 से 15% मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर बात करती है। तो क्या मरियम नवाज साहिबा के लिए इस वक्त ये आसान होगा कि वो हुकूमत की इस कारकर्दगी के साथ अवाम में जा सकें? क्या महंगाई के ज़ख्मी आवाम के लिए सिर्फ लफ्ज़ इनका मरहम ही काफ़ी हो सकेगा? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को अंदरूनी कशमकश का सामना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। इत्तेहादियों को बल्कि पार्लिमान को मफलूज कह रहे हैं। पार्टी की लाइन से ज़रा मुख्तलिफ लाइन खाकान अब्बासी साहब ले रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस वक्त नून लीग के लिए एक अलग दर्द सर बने हुए हैं। वो रोज़ किसी न किसी TV चैनल पर बैठकर डार की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब इसे आप मिफ्ता इस्माइल साहब की खुशकिस्मती कहिए या फिर ये नून लीग की बदकिस्मती है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वज़ीर ख़जाना जो कुछ कहते रहे हैं और जो कुछ वो करने की कोशिश करते रहे हैं, आज वक्त साबित कर रहा है कि वो न सिर्फ दुरुस्त थे बल्कि नून लीग इस सब पर अब खुश भी नहीं है। पार्टी की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मुसलसल बोलते हुए दिखाई दे रही है। उन्हें खुद पार्टी छोड़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि नून लीग की आला क़यादत भी उन्हें ओन करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले दिखाती भी हूँ आपको, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर नून लीग ने PTI दौर में अपने गिरफ्तार शुदा रहनुमाओं की जो तस्वीर शाये की उनमें मिफ्ता को मारा गया था। और आज जब समा TV को खुसूसी इंटरव्यू दिया है मरियम नवाज साहिबा ने, तो वो भी मिफ्ता इस्माइल साहब को माइनस ही कर रही थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो वफादारी है पार्टी के साथ, मियाँ साहब के साथ, और जो उनका साथ है वफादारी से भी ज़्यादा वो 3 दहाइयों पे मुहित है। और शाहिद और खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनकी जो इंटेग्रिटी है वो शक व शुबे से बालातर है। पर्सनल एजेंडाज नहीं होने चाहिए। इसाक़ साहब अगर एक काम कर रहे हैं तो अब इसको टाइम लगेगा, तो हम सबको उनकी सपोर्ट बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा बात हो गई हैं, लेकिन हमज़ा अब भी लंदन में ही हैं जो पार्लिमानी सियासत का तजर्बा रखते हैं। क्या वो मरियम का साथ देने पाकिस्तान आएंगे?
और अगर हमजा शहबाज नहीं आते तो फिर ये बात क्या पैगाम दे रही है? इस तमाम पर बात करने के लिए मुझे आज मौजूद मेहमानों में हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, इसके साथ साथ बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब लॉ एक्सपर्ट हैं। प्रोग्राम में तीनों मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप तीनों को खुशामदीद कहूँगी। सलीम साहब और अजहर साहब, आप दोनों की इजाज़त से मैं हिना से बात का आगाज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आज हिना के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ऑब्वियसली बड़ा दिन है, क्योंकि काफ़ी अरसे से पिछले 4 महीने से तो स्पेशली लीडरशिप यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो हिना, अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल हुआ, और ये बताइए कि जिस तरह का इस्तकबाल था ये आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक था? कुछ बता सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ना हमारे पास नंबर्स की बड़ी बात होती है, हेड काउंट बहुत होते हैं, तो कितने लोग थे आज मरियम साहिबा को वेलकम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण। बिल्कुल आप जैसे सही कह रही हैं, मैं और बहुत से और पाकिस्तानी और स्पेशली PMLN के फॉलोअर्स आज बहुत खुश थे। आज सुबह से हम तैयारियां भी कर रहे थे और हम एयरपोर्ट भी गए, ऑल्दो पार्टी की ऑफिशियल कॉल नहीं थी, लेकिन पीपल वर वेरी एक्साइटेड। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड to greet Maryam Nawaz Sahiba, especially with her new responsibilities as the senior vice president and the chief organizer of the party. मुझे ये लगता है कि especially as a woman and as a symbol of moderate पर्सन, तो एक अच्छा इमेज पार्टी का ओवरऑल आएगा। और जिस तरह उन्होंने अपनी स्पीच में बड़ा ये बात वाजे भी की कि हम पार्टी को रीऑर्गेनाइज ऐसे करेंगे कि यूथ के लोग और प्रोग्रेसिव लोग सामने आए एंड द पार्टी विल बी रीवैम्प्ड। तो आई पर्सनली थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड सिंबल एंड लोग बहुत थे। आपने शायद देखा भी होगा एयरपोर्ट से कितने लोग निकलने से शुरू हुए थे, आई थिंक 30-40 हज़ार होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ तक लगता है दैट्स माई, मुझे पार्टी ने या किसी ने कोई काउंट नहीं दिया, बट बिकॉज आई वाज देयर, मैं एज अ स्पेक्टेटर आपको बात कर रही हूँ, और जो मैंने मेरी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक दिस इज़ द अमाउंट ऑफ पीपल दैट वाज देयर। और अगर अभी पार्टी की ऑफिशियल कॉल नहीं थी, हमने एयरपोर्ट से स्टार्ट हुए, जिस तरह लोगों ने जज्बे जुनून से मोहब्बत से मरीम बीबी को वेलकम किया और वहाँ पहुंचे। अच्छा, जलसे का 30 से 40 हज़ार लोग आप कह रही हैं, आपका अंदाजा ये है कि 30 से 40 हज़ार लोग होंगे। एक तासुर ये भी बनाया जा रहा है और ये भी बात की जा रही है कि पंजाब के इलेक्शन के बाद मियां साहब वापस आएंगे, तो ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात दुरुस्त नहीं है किरण। इंशाल्लाह ताला जब भी पंजाब के इलेक्शंस होंगे तो मियां साहब लीड करेंगे। और जैसे आज हमने सुना भी स्पीच में भी और पहले भी सुना कि मरीम बीबी ने ये बिल्कुल बात की कि हमारे महबूब कायद मियां साहब बहुत जल्द आएंगे, एंड आई पर्सनली बिलीव कि चाहे वो पंजाब के इलेक्शंस हों, मियां साहब विल बी देयर। तो ये जो भी बात लोग कर रही हैं कि वो नहीं आएंगे, तो मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करती हूँ। इंशाल्लाह ताला पंजाब के इलेक्शन से पहले मियां साहब हमारे पास होंगे। और अच्छा, बड़ी खबर दे रही है, आप कह रही हैं पंजाब के इलेक्शन से पहले आएंगी। ठीक, मैं आती हूँ हिना, दोबारा आपके पास आती हूँ। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मरियम नवाज साहिबा वापस आई हैं और अब नई जिम्मेदारियों के साथ आई हैं, बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर वो आ रही हैं वापस। 1 फरवरी से बाकायदा अपनी मुहिम का भी आगाज करेंगी, पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रही हैं, इलेक्शन कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएंगी एक ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून जब बात करती है तो वो हमेशा अपनी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर बात करती है, लेकिन ये जो पिछले 8-10 महीने की कारकर्दगी है, इसमें मरियम साहिबा के लिए काफ़ी मुश्किलात नहीं होंगी बदतरीन महंगाई के हालात में? बहुत शुक्रिया आपका किरण नाज, आपने याद किया अपने प्रोग्राम के लिए। देखिए, हिना साहिबा ने जो गुफ्तगू की वो बहुत हद तक ठीक है। 2-3-4 बातें मैं उस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि तवक्को से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो के आज का उनका रिसेप्शन जो है वो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि जैसा इन्होंने कहा कि कोई बाकायदा कॉल या कोई 1 हफ्ते 10 दिन से तैयारियाँ नहीं थी, लेकिन एक साइजेबल क्राउड वहाँ था और उसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिसेप्शन उनका जो है वो हुआ है। इसी तरह से एक बड़ी तादाद जो है वो जाती उम्रा भी में मौजूद थी उनकी। आइए जनाब इस तरफ बात करते हैं जो आपने सवाल पूछा मुझसे। देखिए, गुजारिश ये है कि मरियम के पास इख्तियार तो पहले भी बहुत था, क्योंकि अपने वालिद के जो इंस्ट्रक्शंस होती थी उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमेशा से उनकी रही है, कभी भी ये चीज़ किसी दूसरे के पास नहीं गई। लेकिन जिन हालात में वो वापस आ रही हैं उसमें अब चूँकि उनके पास पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का इख्तियार भी है,
तो यकीनी तौर पे उनको फौरी जी। तवज्जो तो उस तरफ देनी पड़ेगी जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट उनकी पार्टी में उभर रही हैं या उभारने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिफ्ता इस्माइल की, और फिर उसके बाद इसहाक डार साहब की और शाहिद खाकान अब्बासी। ये तीनों बड़े नाम हैं। पार्टी के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं इसहाक डार की, उसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, और जो ताल्लुक़ कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुस्लिम लीग का, जो अभी इसका जिक्र भी किया उन्होंने, खुद मरियम ने भी उसका जिक्र किया, तो इसी तरह की रिलेशनशिप थी चौधरी निसार के साथ भी नवाज शरीफ साहब की, अगर आपको याद हो, जो कई दहाइयों पर मोहित थी। यानी कि उनके जो दोनों तीनों हुकूमतें थी उनमें वो इंतहाई अहम ओहदों के ऊपर फायज रहे, और सुना यह जाता है कि ही वॉज द मोस्ट रिलायबल कॉमरेड इन आर्म ऑफ नवाज शरीफ। तो देखना यह है कि अब पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इनके स्टालवर्ड के बीच किसी किस्म की खलीज हो या किसी किस्म का इख्तलाफ आए। ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से मरियम के लिए यही है कि वो अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए ये जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है या बन रहा है, मेरा हवाला है जो यानी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ये लोग मिलकर जो बना रहे हैं, इसको अगर ये समझा जाए कि पार्टी के खिलाफ बगावत है तो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन इसको ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक प्रेशर ग्रुप है पार्टी के अंदर। दूसरी बात यह है कि इसी में प्लीज एक सवाल भी और ऐड कर लीजिएगा सलीम साहब एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा सर। बीबीसी की स्टोरी है, वो किसी अहम रहनुमा को कोट करते हुए बता रहे हैं कि मियां साहब की वापसी पंजाब के इलेक्शंस के बाद होगी। तो सर मियां साहब को इस सारी सिचुएशन में आप समझते हैं वापस आना चाहिए या नहीं? क्या नवाज शरीफ साहब के बगैर पंजाब के इंतखाबात को विन कर लेना मुस्लिम लीग नून के लिए आप नहीं समझते मुश्किल होगा? मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। बिल्कुल हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो इलेक्शन से पहले आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में पार्टी के अंदर कोई दो राय मौजूद है। खुद नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से पंजाब में दावे किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बाई इलेक्शंस हुए थे यहाँ 17 जुलाई को पिछले साल, अगर आपको याद हो, तो उसके नताइज को सामने रखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है माइनस नवाज शरीफ उन चैलेंजेस को मीट कर सकती है। तो मैंने अपने प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा पहले भी और आपके भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि जब पंजाब में हुकूमत बदल जाएगी पीटीआई की, तो नवाज शरीफ का रास्ता हमवार हो जाएगा। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है, और वो है अदालत के ज़रिए रास्ता निकालने की। उसी तरीके से एक एप्लीकेशन जाएगी जो एक्सेप्ट हो जाएगी, और नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन से पहले अगर नहीं आते हैं, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन है चाहे वो जनरल इलेक्शन है, तो मुस्लिम लीग इज नाइदर। तो फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए सिचुएशन नामुमकिनात में से है। ठीक सर। अजहर सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मरियम का जो रिसेप्शन हुआ है, जी जी मरियम साहिबा का रिसेप्शन है, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? और साथ साथ फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ आपसे। जिस्मानी रिमांड उनका 2 रोज़ का मजीद मंजूर हुआ है, और जो सरकारी वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि फवाद चौधरी के बयान के पीछे है कौन। कह सकते हैं क्या हम ये कि फवाद चौधरी बहाना है, इमरान खान निशाना है? अजहर साहब बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। आज इत्तेफाक से जब कोर्ट से निकले तो सड़कों पे जाना हुआ, माल रोड पे बड़ी खुशी हुई कि फ्लाइंग कोचेज, अपना वो टोयोटा हाईएस और इस तरह की तकरीबन काफ़ी सारी गाड़ियाँ। वो तो फिर शाम को एक फ़ोन आ गया, जी मुझे तो पैसे मिले नहीं है, आदर साहब को रिकवरी शायद फाइल करनी पड़ेगी इस हवाले से। मैंने कहा चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब आएंगे तो पैसे वैसे ले लेंगे इनसे। जेन्युइन क्राउड की बात करनी चाहिए हमें। क्या जेन्युइन क्राउड अपने तई घर से निकला है? आंसर इज बिग नो। कि लोग अपने तई जो निकल के जाएं और आकर बात करें। रेंटेड क्राउड की बातें मैं नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं लोग 4 वजूहात की बुनियाद पर शायद इनका साथ देना नहीं चाहेंगे। एक तो इनका बयानिया बदल गया, कहाँ गया वोट को इज्जत दो, बाजवा साहब और उनके सर पे बैठकर ये हुकूमत में आ गए। फिर तीसरी बात है, जब पार्टी को मजबूत करना था मुल्क से बाहर चले गए। नवाज शरीफ हफ्ते लेकर बाहर हैं। डॉलर साहब ने कहा कि सागडार साहब ने कहा 200 से नीचे डॉलर ले आऊंगा, आज 300 से ऊपर पकड़ा नहीं जा रहा है। आप वो देख ले, महंगाई आपकी वहमो गुमान में नहीं है कि जो हालत इस वक्त हो गई हुई है। और जो मर्जी आप कह रहे हैं, एक बात बड़ी सिंपल सी है कि जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम सब ने देखा, मैं तो मार्च में कह रहा था कि ये जब आए हैं इनका मकसद 5-6 वो पूरे अचीव कर लिए हैं। नैब में तब्दीलियां करनी थी, FIA के जरिए बाहर आना था,
ECL में तब्दीलियां करनी थी, चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाना था, मेंबर इलेक्शन कमीशन लगाने थे, वो सारे टारगेट इन्होंने अचीव कर लिए हुए हैं। कोई ये बताएं कि कौम के लिए क्या किया उन्होंने। मैं सुन रहा था सलीम बुखारी साहब को, अलॉट ऑफ रिगार्ड फॉर, उन्होंने तो फैसला भी सुना दिया कि एक एप्लीकेशन जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी एप्लीकेशन जाएगी, कौन सी एक्सेप्ट हो जाएगी। 2 केसेस हैं, एक है एवन फील्ड और दूसरा है अल अजीजिया। एवन फील्ड के अंदर अभी तो फिलहाल वो भगौड़े इश्तिहारी हैं, अदालत से भागे हुए हैं, 4 हफ्ते के लिए गए थे मुल्क से बाहर, और आज 2019 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, और आज बुनियादी तौर पर जरा समझना है कि उसमें तो पहले जाएंगे, पहले तो जेल जाएंगे, जेल जाके सस्पेंशन की कोई दरखास्त है, इसमें जमानत वगैरह कोई नहीं होनी है, मैं पहले बता दूं आपको। ये भी हम कंफ्यूजन में लेकर बैठे हुए हैं कि पता नहीं कोई जमानत हो जानी है। अल अजीजिया के अंदर भी एक में 10 साल की सजा है, एक में 7 साल की सजा है, और दोनों केसों के अंदर अच्छा वैसे सर ये तो हमारे सामने है ना, जेल से तो गालिबन जेल से तो घबराने वाले मियां साहब या मरियम साहिबा है नहीं, इससे पहले भी जेलें तो काट के गए हैं। अच्छा मैं दोबारा आपकी तरफ, जी मैं आती हूँ अजहर साहब, जी अजहर साहब मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन ये जो मैंने क्योंकि आगाज रिसेप्शन से किया, मरियम साहिबा को आज जो एक तरीके से फ़कीदुल मिसाल कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के हलकों में, तो इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है ना उस्मा बुखारी साहिबा की जानिब से किया गया है, कुछ शिकायत है उनकी, ज़रा उनकी शिकायत सुनिए फिर आंसर कीजिएगा। और वैसे अफसोस की बात है कि लाहौर तंजीम ने इतना पैथेटिक प्रोग्राम बनाया है, इतना बड़ा प्रोग्राम था, मरियम साहिबा आ रही थी और ये होना चाहिए था, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, इनका प्रोग्राम ही करना नहीं आया, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। ये लाहौर का प्रोग्राम नहीं था, ये पंजाब का प्रोग्राम। आप देख रही होती हैं मामलात, अता देख रहे होते हैं ना, ये आप लोगों से शिकायत की है उस्मा साहिबा ने, क्या हुआ था मामला? किरण बिल्कुल, मैंने आने से पहले वीडियो देखी थी, उन्होंने कोई मैनेजमेंट की ज़रूर बात की होगी। आपको पता है जलसे जुलूस में जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कई दफ़ा ज़्यादा क्राउड की वजह से मैनेजमेंट में कोई ऊपर नीचे हो जाता है। सो ऐसी कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, कोई बात वैसे होगी, लेकिन बिकॉज़ मैं एयरपोर्ट पे भी थी और मैं जलसा गाह भी गई और मैंने सब लोगों से मिली भी, बड़ा जज्बा जुनून था, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी और लाहौर का शो बहुत अच्छा था। तो वैसे ही आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत अच्छा शो था एंड आई पर्सनली थॉट कि लाहौर की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी थी। सो पर्सनली क्राउड भी बहुत अच्छा था। आपके लिए भी देख रही थी, आपको भी बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाकी तमाम खवातीन जो लोग मौजूद थे वो मरियम से मिली, उनको हक भी किया, लेकिन आपको नहीं किया है। इज इट ट्रू? बाई चांस मुझे हंसी भी आ रही थी, आपके शो के दरमियान ही मुझे वो वीडियो मिल गई है जिसमें मरियम बीवी मुझे हक कर रही थी, तो मैंने अभी वो पीटीआई की टीम को रिप्लाई भी करके उनके ग्रुप में लिख भी दिया है, बिकॉज पीटीआई के लोग तो छोड़ते नहीं है ट्रोलिंग आर्मी। तो वो शुक्र है मुझे वो 1 सेकंड की वीडियो मिल गई, अभी मैं ट्वीट भी करने लगी हूँ, आपके शो के दौरान ही मैं ट्वीट कर दूंगी। लेकिन मैंने 2 पॉइंट रिस्पॉन्ड करना था कि अजहर सदीक साहब ने वो बात की कि उनको कॉल आए, लोगों ने पैसे मांग रहे थे, तो वो प्लीज चेक कर ले कि ज़मान पार्क में जो लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे उनकी तो नहीं आई, क्योंकि हमारी तो PMLN को आपको पता है कि सारे वॉलंटियर्स होते हैं, जज्बे जुनून से लोग आते हैं। और एक और बात किरण, मैं क्योंकि मैं किरण बस एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं सुन रही थी सलीम बुखारी साहब बड़े मेरे ऑनरेबल कुलीग हैं, तो सलीम बुखारी साहब शाहिद हकान अब्बासी की मैं आपको पर्सनली तौर पे बताती हूँ, मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई और बात भी हुई, उनका कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं है पार्टी के साथ और कोई ऐसी प्रेशर ग्रुप की बात नहीं है। ये ऐसी मतलब डायनामिक्स या ऑप्टिक्स लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मरियम बीबी ने भी आज क्लियर किया और शाहिद हकान अब्बासी ने बहुत अच्छी तरह ये क्लियर किया कि ऐसी कोई प्रेशर ग्रुप की बात नहीं है। आपने ये जो मिफ्ता के हवाले से, मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से फिर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए मिफ्ता साहब ने, मैं बिल्कुल ये बात करूंगी कि अगर कोई पार्टी के साथ या आपकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको रेस करना इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप आपस में पार्टी के लोगों में रेस करें रादर देन सोशल मीडिया पे या मीडिया पे। तो है ना, पार्टी के जो बड़े हैं वो उनको बुला कर बिठा कर बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
आई एम श्योर कर लेंगे। देखिए ना, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे पार्टी में सारे लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, शाहिद हकान अब्बासी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए बता दें, ऐसे निकाल का मुस्तकबिल पीएमएल के साथ है। देखिए मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल अपने टाइम पे जब वो आए थे फायर फाइटिंग भी की और 3.5 की बदतरीन पीटीआई की पॉलिसी से जो है वो पाकिस्तान को टैकल करने की कोशिश की। तो आई थिंक व्हाई नॉट, मिफ्ता इस्माइल साहब का फ्यूचर इधर ही होएगा। आई डोंट थिंक ही थिंक्स एट ऑल, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये जानबूझ के बाकी दोनों मेहमान भी बैठे हुए हैं ना, मुझे ये बता दीजिए, अब्बासी साहब के हवाले से आप बात कर रही हैं, मैं ज़रा हमजा साहब के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिसीज़, आपकी सूबाई सतह पर टिकटिंग के मामलात, ये सारी चीज़ें हमजा शहबाज साहब देखते रहे हैं और वो हल्कों की सियासत का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं, वो जानते हैं अच्छे तरीके से। इस वक्त मरियम साहिबा के साथ हमजा का ना आना ये वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। मरियम साहिबा, उनकी एक सर्जरी हुई, सर्जरी के बावजूद वो वापस आ गई, हमजा क्यों नहीं आए? किरण, ये भी मैं आपको बताती जाऊं कि हमजा साहब भी बहुत जल्दी वापस आएंगे और हमजा साहब को भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो भी साथ इसमें होंगे। तो ये मैं आपको बताऊं, हम कितने सालों से ये सुन रहे हैं कि पार्टी में ये हो गया, इख्तलाफात हो गए। ये वो पार्टी है कि बदतरीन टाइम पे पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी किया लेकिन कोई बंदा नहीं टूटा। तो आपस में पार्टी में तो बिल्कुल ही कोई सवाल नहीं होता। तो हमजा साहब भी बहुत जल्द इधर आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे। और हमजा साहब भी प्रॉपर्ली पार्टी को रिवैम्प करने में मरियम बीबी के साथ साथ काम करेंगे। बिल्कुल जैसे आपने कहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गई, वो हमजा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही विल डू इट। देयर इज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक, बुखारी साहब आप इस बात से अग्री करते हैं हिना की, क्योंकि मरियम नवाज अभी इस फील्ड में महारत नहीं रखती, तो क्यों एक ऐसे वक्त में हमजा उनके साथ मौजूद नहीं है? और आपको लग रहा है, आप समझते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उससे पहले हमजा आ जाएंगे और मरियम के साथ होंगे? देखिए, वो पार्टी से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई की रोल मिलने जा रहा है, इसलिए कि उनकी जो कारकर्दगी थी एज चीफ मिनिस्टर जो 2.5 महीने के लिए उनको मिली थी, उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया था कि जो काम करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए और इसीलिए वो अब सीन से गायब भी हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि हिना साहिबा खुद इतनी अथॉरिटी से कह रही हैं तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब की एक बात का मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। ये तो एक ऐसी साइंस है या ऐसी एक इस्तिलाह है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल उनसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि 8 महीने हो गए हैं खान साहब को बाहर आए हुए, कोई एक ऐसा दिन बता दें जो उन्होंने इस हुकूमत को सुकून से रहने दिया हो या सुकून से काम करने दिया हो। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो उसी वक्त आएगी ना जब सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के एक पेज के ऊपर आ जाएं, तो उसका तो कोई निशान नज़र नहीं आता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई के ऊपर है। दूसरी बात यह कि उन्होंने मेरी उस बात को ये कहा कि देखिए बुखारी साहब ने कह दिया कि अदालत से ये हो जाएगा। अदालतों के लाडले इमरान खान और पीटीआई से ज़्यादा कोई नहीं रहा है और एक तवील अरसे तक मैं इसकी मिसालें देने बैठूं तो आपके प्रोग्राम का पूरा वक्त गुजर जाएगा। इतने खौफनाक किस्म के मुकदमात हैं इमरान खान साहब पर, अब तक एक फैसला नहीं है। तो ये छोड़ें, ये बहस जो है। अच्छा सर, उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं उसके साथ साथ अभी जो मजीद जिस्मानी रिमांड पहले जो मुस्तरद किया फिर आज दोबारा दे दिया, तो पहले बड़े पीटीआई वाले खुश हुए, फिर अब इसे साजिश कह रहे हैं। तो इस पर मैंने अजहर साहब से और आपकी बात के साथ साथ इस पर मैंने जवाब लेना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक से पहले सलीम बुखारी साहब कुछ खान साहब के रिलीफ की बात कर रहे थे कि अगर मैं उसको काउंट करना शुरू करूं तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। तो मैंने सोचा कि खान साहब अभी पिछले दिनों जरदारी साहब के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया है, तो उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ खान साहब की बातें याद दिलाती हूँ। खान साहब अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, करप्ट होने से लेकर कातिल होने तक, मास्टरमाइंड से लेकर साजिशी होने तक का बयानिया बनाते हैं। टीवी इंटरव्यूज़ में सवाल हो तो बड़े एतमाद के साथ अपने बयानिए की सच्चाई साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनके मुखालिफिन मामला अदालत में ले जाएं तो फिर वहाँ सबूत देने से खान साहब हिचकिचाते हैं, तारीख पर तारीख लेकर केस को लटकाते हैं। खान साहब ने एक बार फिर अपने मुखालिफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश जैसा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। जो खान साहब कल तक कहते थे कि जरदारी साहब उनकी बंदूक की नशस्त पर हैं, अब कहते हैं वो खुद जरदारी साहब के निशाने पर हैं।
खान साहब के इस इल्ज़ाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अदालत जाने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इस बयान के बाद अगर उनके वालिद को पार्टी या मुझ पर कोई हमला हुआ तो उसका हिसाब लिया जाएगा। वैसे खान साहब ने माजी में भी कई लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और आज तक कोई एक इल्ज़ाम भी अदालत में खान साहब साबित नहीं कर सके हैं। याद कीजिए ज़रा, 2017 में खान साहब ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया। कहा कि शहबाज शरीफ ने पनामा केस में खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की है। याद कीजिए। इसके पास कितने बड़े मसाइल हैं। अब सोचिए कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर, पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ही ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये दारू कितने पैसे ऑफर करेगा। तो खान साहब के इस इल्ज़ाम पर शहबाज शरीफ उन्हें अदालत ले गए, लेकिन वहाँ कोई सबूत नहीं दिया। खान साहब ने एक और इल्ज़ाम 2013 में पंजाब के निगरां वज़ीर आला नजम सेठी पर भी लगाया था। तो ये मामला भी जुडिशल कमीशन में गया तो खान साहब ने इसको सियासी बयान कहकर दामन छुड़ा लिया। खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नून लीग की बी टीम कहा। इलेक्शन कमीशन को उन्हें ज़िमनी इंतखाब में हराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। चीफ इलेक्शन कमीशन ये पूरी तरह इनके साथ मिलकर तैयार है धांधली के लिए, और उसकी अभी आज ही मैंने देखा है कि उसकी बीवी को एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा दिया जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है। कोई कस्टम में लगा दिया उसको, अप्रेजर जिधर बड़ा पैसा बनता है, उसको भी रिश्वत दे दी शरीफों ने। तो इन्होंने धांधली करनी है। फिर नाज़रीन, रिजल्ट इसके मुखालिफ आया और खान साहब आज तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके हैं। राना सनाउल्लाह पर भी उन्होंने 18 कत्ल का इल्जाम लगाया था, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया है। जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, इसने 18 कत्ल किए हैं। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। तो खान साहब के इल्ज़ामात बेशुमार हैं, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। उनकी इस तर्ज़ सियासत पर अज़हर साहब आपका कमेंट पहले शामिल करूंगी। खान साहब पर यह तनकीद होती है कि वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, बाद में उस पर या तो माजरत कभी कभी कर लेते हैं या उसे सियासी बयान करार दे देते हैं। खान साहब मगरिब की मिसालें देते हैं सर, अगर वहाँ ये करते तो वहाँ की अदालतें छोड़ती उन्हें? किरण, मेरा ख्याल है तारीख शायद हम सब भूल गए हैं। हमने तो यहाँ नंगी तस्वीरें देखी थी, हेलीकॉप्टर से गिरते हुए बहुत कुछ देखा था। हमने तो पेट फाड़ के पता नहीं दौलत निकाल ली थी। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। हमने तो पता नहीं क्या कुछ सुनते रहे हैं। ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये चलती रहेंगी। बात सिर्फ इतनी है कि ये सबूतों का मामला अभी तक अगर वो गलत था तो खान साहब का गलत जायज हो जाएगा अज़हर साहब? नहीं, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। मैं ना पॉलिटिकल माइलेज के हवाले से है, बड़ा मुश्किल है। वो सफाई जो है ना निस्फ इक़बाल जुर्म होती है। अमूमन हमारे यहाँ ये सियासी जमातों के हवाले से अगर वतीरा देखे ना, जो जितनी भयानक हिस्ट्री जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी तो फिर भी इस मामले में बड़ा कम रही है। मुस्लिम लीग नून का तो अपना माजी इस बारे से भरा बड़ा है। क्या क्या बातें नहीं है। मैं तो कानूनी सवाल उठा रही हूँ ना सर। खान साहब मिसालें देते हैं वेस्ट की, अगर वेस्ट में यही सब कुछ खान साहब करते तो वहाँ की अदालतें उन्हें माफ कर देती सर। देखिए, सवाल माफी का नहीं है। सवाल तो आपको मैं अभी कई चीजें आपके सामने रख सकता हूँ। शहबाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कहा कि जनाब वो अकाउंट डीफ्रीज हुए, मैं बरी हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। वो बाद में पता लगा कि जनाब वो सिर्फ यहाँ पैमरा में बकायदा शिकायतें दी है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ उसको समझिएगा सर। ये कोर्टों में मामले चल रहे हैं ना, तो कोर्टों में जब फैसला आएगी तब देख लेंगे। अभी तक तो कोई फैसला किसी में नहीं आया ना। अभी चल रहा है, प्लीडिंग चल रही है, शहादतें होनी है। शहादते के बाद जब डिग्री होगी ना, जब डिग्री होगी जैसे लंदन के अंदर डिग्री होती है, बाकायदा पैसे आते हैं, तो फिर को समझ आ जाएगी बात। अभी तो फिलहाल नॉट अ सिंगल केस ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर डिग्री, बाकी हेयर से चलता रहता है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। अब चलते हैं, मैं दो चीजें अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं एक तो ना सर शॉर्टली कमेंट कंप्लीट कीजिएगा सर प्लीज। जी लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर सलीम बुखारी साहब। देखिए, बड़ा मुश्किल काम है कि जी बड़ी कहानी है, बड़ा कुछ है, फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक एविडेंस के तौर पर सामने आ चुकी हैं। यहाँ तो हुदैबिया 1 का आपको शायद याद नहीं है कि अपील ही फाइल नहीं की गई थी। अब ये एवन फील्ड ले लें, हुदैबिया 2 है, नैब ने अपना लाके अफसर बिठा लिया, चेयरमैन नैब, अपील क्यों नहीं फाइल की? कोई जवाब दे सकेगा इस बात का? FIA के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ओवरवेलमिंग सबूत है ना। इनके रिटर्न है आपके साथ में चैलेंज करता हूँ। PLD 2016 में 1998 में मियां मोहम्मद शरीफ इनके दादा हजूर जो है ना,
9,36,311 रुपए आमदन है उनकी। 50 लाख आमदन लगाई थी टैक्स वालों ने, इनके बच्चों ने 15 साल वो केस लड़ा। 9,36,000 लोग 9,36,000 आमदन रखते हो, वो इतने करोड़ों अरबों के सामने कहां से बन गए हैं, जरा बताएं तो सही ना। लेकिन अजहर साहब जो सवाल मैंने उठाया था ना सर, क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं तो मैं उस पर आपका जवाब लेना चाह रही थी, नहीं आया, मेरे पास टाइम भी शॉर्ट है। सलीम साहब, खान साहब की जो इल्जामात की सियासत है सर, क्या तबसरा करेंगे, खासकर जो हालिया इल्जाम उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर लगाया है? देखिए, गुजारिश ये है कि इसकी भी एक लंबी तारीख है। असल में हमारे अजहर सिद्दीक साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो बात किसी की सुनते नहीं है, कहते हैं हम उनसे कुछ है, वो उसका मतलब खुद ही कुछ निकाल लेते हैं। ये किसने कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है? ये किसका बयानिया था, मुझे बताएंगे पूछ के आप? फिर वो 10 सीटों के साथ कैसे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन गया जी? ये तो हाल है इनके बयानियों का। अब कौन से बयानिए का मैं शुरू करूं? को 200 के करीब तो मैं आपको गिनवा सकता हूं अभी, जो बयानिए बनाए गए और वापस गए उससे। आप मुझे बता दें लेटेस्ट जो साइफर वाला था क्या? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट सुने, मैंने आपकी बात सुनी है सिद्दीक साहब, आप मेरी बात सुने आराम से, आप बात सुने आराम से प्लीज, प्लीज आराम से बात सुनिए। अजहर साहब आराम से बात सुनिए, हैव पेशेंस टू लिसन, हैव पेशेंस टू लिसन प्लीज। आपने जो सच बोले हैं ना, आपने जो सच बोले हैं उनकी भी हकीकत मालूम है हमें। आपके सामने है, अभी बता दें यार भाई, आराम से बात सुन ले यार, दूसरे की भी बात सुन ले यार। मैं आपसे पूछता हूँ, मिफ्ता इस्माइल के किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं आप, चले अब आप पूछिए, बताइए। किरण आपने मुझसे मिफ्ता का सवाल पूछा। अजहर साहब, उन्होंने काफी आपकी बात बड़ी पेशेंस के साथ सुनी है, प्लीज सुने ना सलीम बुखारी साहब। सलीम साहब कंप्लीट कीजिए सर जल्दी से। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जो भी बयानिया बनाते हैं उससे फिरने का राइट उनके पास है। अपने हर बयानिए से वो वापस गए हैं। कोई एक बयानिया बता दें जिसको वो लेके आज तक चल रहे हों, चाहे वो साइफर का बयानिया था, चाहे वो करप्शन के केसेस का बयानिया था, चाहे वो जो भी है, हर एक से वो जाना वापस अपने आप को। वो तो खुद कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला जो है वो सबसे बड़े लीडर की निशानी है। फिर उसके बाद तो कुछ और साबित करना रह नहीं जाता बाकी। एक बात, दूसरी बात ये है, अच्छा हिना जी उनके अपने जी प्लीज सर, आई एम सो सॉरी, मेरे पास जरा टाइम शॉर्ट है, मैंने हिना का कमेंट भी शामिल करना है। हिना, जैसे मैं खान साहब की बात कर रही थी, लेकिन अजहर साहब ने वो आप लोगों के भी याद दिला दिया। तो इस वक्त जो खान साहब के बयानिए हैं या जिस तरह के वो इल्जामात लगा रहे हैं, खान साहब थोड़ा मजीद आगे नहीं निकल गए? कमेंट करेंगी आप इस पर? देखिए किरण, एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें बुशरा बीबी अरसलान बेटे को हदायत कर रही थी कि सब सियासी मुखालफीन को गद्दार बना दो। तो जिनका लीडर झूठ पे और प्रोपेगेंडा पे पीटीआई की पूरी ट्रोलिंग टीम, जिस तरह आपने देखा कि ये सलीम बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे कि अमरीकी साजिश से हम शुरू हुए, मीर सादिक, मीर जाफ़र और यहाँ तक कि अब केयर टेकर सीएम मोहसिन नकवी पे भी इन्होंने इल्ज़ाम तराशी कर ली। इसी तरह हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर पे, सब पे nobody he spares no one। और इनकी बात ये होती है कि जितना ज़्यादा झूठ बोलें, जितना ज़्यादा ये आके लोगों की इज्जत उछालें। मैं यही अभी अजहर साहब की बात सुन रही थी, बड़े ऑनरेबल है, लेकिन देखिए 3.5 साल PMLN के सब हर बंदे, लेकिन हमें है ना यहाँ पर ये क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि खान साहब जो बात कर जाते हैं ना, वो लोगों में पसंद बड़ा किया जाता है, सेल जरूर हो रहा होता है। और खासतौर पर ये जो अभी ये हालिया जो उन्होंने इल्जामात लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद। हालिया खान साहब ने इल्जाम लगाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बहुत ज्यादा संजीदा है। लेट्स सी कि आगे फिर इमरान खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं उसे साबित भी कर पाएंगे या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। हालिया कुछ अर्से पहले जो सैलाब आया, उसके बाद जो सारी सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं, और उसमें एक बड़ा इदारा है सरबरा अखुवत फाउंडेशन, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। क्या इस वक्त चल रहा है उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो हालिया सैलाब आया इसमें मुतासिरा इलाकों में फाउंडेशन ने बड़ा अपना एक अहम रोल अदा किया है। क्या हालात हैं इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों की, और आप अब तक उनके लिए कुछ कर सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जो कुछ किया अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान की आवाम ने जी भरकर मदद की है, और रिलीफ के हवाले से हमने तकरीबन कोई 80-90 हज़ार को खाना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कई हफ्तों के लिए राशन दिया, टेंट्स दिए, शामियाने दिए, अद्वियात दी, और सबसे बढ़कर एक सहारा दिया
दोस्ती का एहसास दिया, रफ़ाकत दी, उनको ये जज्बाती सदमा पहुंचा है, इमोशनल ट्रामा से जो गुज़रे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि कोई शख्स उनके पास पहुंचा तो सही ना। तो ये जो एहसास है दूरियों का, यही गुर्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले में हम कामयाब हुए। उसके बाद फिर हमने कहा कि अब ये कब तक रिलीफ में रहेंगे, या ज़ाहिर है इन्होंने अपने घरों को वापस जाना है, अपना कारोबार शुरू करना है, अपनी ज़राअत करनी है। तो फिर हमने एक रिहेबिलिटेशन पैकेज डिज़ाइन किया और फिर कौम से दरख्वास्त की कि आप हमें बढ़ चढ़ कर इसमें मदद करें, इसमें कंट्रीब्यूशन करें। तो यूँ हमने अब तक तकरीबन को 10,000 ख़ानदानों को इस रिहेबिलिटेशन पैकेज के ज़रिए से घरों की तामीर के लिए फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुके हैं, कारोबार के लिए, ज़राअत के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए। और ये भी आपको सुन के खुशी होगी कि पहले मरहले में तो वो तोहफ़ा था, लेकिन ये दूसरे मरहले में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स पे बोझ आए। ये घरों की तामीर और बाकी कारोबारों के लिए जो पैसे हैं, ये बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़ों की सूरत में दिए जा रहे हैं। मसलन एक घर है, उसकी तामीर के लिए हमने रेंज रखी हुई है 1 लाख से 3 लाख रुपए, और वो लोग जो भी पैसे लेंगे वो अगले 4 साल या 5 साल में 3-4-5 हज़ार जो भी उनकी कैश फ्लो जितनी इजाज़त देगा वो किस्त देंगे, और ये रकम 100% इंशाल्लाह वापस करेंगे। अजाफी कोई रकम नहीं है, सूद कोई नहीं है। सुनकर अच्छा लगा है कि इमदाद के नाम पर इज्जत नफ्स उनकी मुतासर नहीं होगी। तो ये जो कर्ज है, लोन है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा अमजद साहब? जी, उन तमाम 55 अजला में तकरीबन जहाँ पर ये सैलाब पहुँचा है, सैलाब आया है, बारिशें हुई हैं, तो हमारे दफातर हैं। तो हमारे दफातर के लोगों के पास भी नहीं इनको आना पड़ता, क्योंकि हम पहले ही सर्वे कर चुके हैं कि किन देहातों में या कस्बों में ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम खुद जाते हैं, उनको बताते हैं, और उनमें से जो लोग ये सहूलत लेना चाहें उनको फिर हम वो पेश कर देते हैं। वैसे भी हमारे दफातर खुले होते हैं, अगर कोई बराह रास्त आना चाहे, कोई वेबसाइट के ज़रिए से देख ले। तो जनूबी पंजाब में आप देखें, राजनपुर है, डीजी खान है, फिर उधर आप चले जाएं सिंध में तो सखर से लेके नीचे तक जो कोस्टल हाईवे तक ये इन बारिशों ने लोगों को बर्बाद किया। तो सिंध में भी, फिर बलूचिस्तान में भी इसी तरह। बलूचिस्तान में हम जैकबाबाद से शुरू करते हैं और फिर थ्रू आउट आगे पूरा कोयटा तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में भी 200-250 से ज़्यादा घर बनाए हैं। 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए, 5 लाख से ज़ायद घर हैं अमजद साहब जो तबाह हुए हैं। 10,000 से ज़ायद ख़ानदानों की तामीर नौ के हवाले से, उनको कर्ज़ों के हवाले से आप लोगों ने काम किया, इनफैक्ट कर्ज़े दिए। मज़ीद आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि जो आपने किया है वो यकीनन काबिल सताइश है, आगे क्या प्लान कर रहे हैं? इसका इन्हिसार हमारी जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश पे नहीं है, इसका इन्हिसार लोगों की दर्दमंदी पे है। जितने लोग हमें डोनेट करेंगे, अतिया देंगे, उतने ही ज़्यादा ये घर बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये 5-10 हज़ार मैंने आपको बताया, हम तो 20,000, 40,000, 1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये टारगेट जो है, ये हदफ कौन पूरा करेगा? ये आप जैसे लोग पूरे करेंगे, पाकिस्तान की आवाम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ है आपके लिए, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम वो लोग जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ। गुज़िश्ता हफ्ते स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलून सियासतदान ने डेनमार्क में फिर यही नापाक जसारत दोहराते हुए कल दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक मस्जिद के बाहर उस वक्त कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश किया जब अंदर दर्जनों मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे। उसके बाद उसने तुर्क सफारत खाने के बाहर जाकर भी यही नापाक अमल दोहराया है। स्वीडन और डेनमार्क की दोहरी शहरियत रखने वाला शैतान सख्त सियासतदान गुज़िश्ता 10 रोज़ में 3 बार ऐसी नापाक जसारत के बावजूद भी आज़ाद घूम रहा है और धमकियां दे रहा है। ऐसा शख्स जो पहले भी सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ बयानात नशर करने पर जेलें काट चुका है, जिसकी पार्टी भी मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कैंपेन्स की वजह से मशहूर है, इस सब के बावजूद आलमी मीडिया, स्वीडिश और डैनिश हुकूमतें इस दरिंदे को पकड़ने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंसानी हुकूक के नाम निहाद मतवालों को 2 अरब इंसानों के, 2 अरब मुसलमानों के जज्बात का ख्याल है, न ही मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो रद्द अमल सामने आ रहा है उसकी कोई परवाह है। ये बेहिसी बता रही है कि मगरब में सरकारी सतह पर भी इस्लामोफोबिया किस हद तक सरायत कर चुका है। लेकिन तारीख गवाह है
कि ये हुकूमतें ऐसे मलूनों को चाहे जितनी भी सरपरस्ती और तहफ़्फ़ुज़ दे दें, लेकिन जब अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया तो ये मलून दुनिया में भी निशान इबरत बने। ऐसी ही एक मलूना बांग्लादेशी मुसन्निफ़ा तस्नीम नसरीन, जो मगरबी दुनिया और भारतीय हुकूमत की आंखों का तारा थी, अब उसी भारत में एक गलत ऑपरेशन के नतीजे में ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुकी है। इससे पहले शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून सलमान रुश्दी, ये भी कातिलाना हमले में एक हाथ से हाथ धो बैठा है और एक आंख खोकर यकचश्म और काड़ा हो चुका है। जबकि गुस्साखाना खाके बनाने वाला स्वीडिश कार्टूनिस्ट, ये भी एक ट्रैफिक हादसे में जलकर वासिले जहन्नुम हो चुका है। एक तरफ इबरत का निशान बनने वाले ये गुस्ताख, तो दूसरी जानिब दरिंदा मोदी, मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाला कस्साब, जो बरतानवी इदारे की डॉक्यूमेंट्री में सामने आने वाले हकाइक और उस पर रद्द अमल की वजह से इंटरनेशनल मीडिया से लान तान वसूल कर रहा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामी डॉक्यूमेंट्री, जिसके पहले हिस्से में मोदी की वजारत आला और उस दौर में होने वाले मजालिम के चश्मकुशा हकाइक पेश किए गए, और अब जो दूसरा हिस्सा आया है उसमें बतौर वजीर आजम दरिंदा मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया गया है और ये बताया गया है कि 2014 के बाद से अब तक भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद में किस कदर इजाफा हुआ है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, मुतनाज़ शहरियत कानून जैसे इक़दामात से अक़लियतें, खासकर मुस्लिम आबादी, मज़ीद अज़म तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई है। किस तरह असम, बिहार और बंगाल के सैकड़ों मुस्लिम ख़ानदानों को गैर कानूनी डिक्लेयर करके अपने ही वतन में बेवतन किया है और बाकी रह जाने वालों को दूसरे दर्जे का शहरी बनने पर मजबूर किया है दरिंदा मोदी ने। सरकारी इदारों के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों को प्रिविलेज दिया गया और मुसलमान मुलाजमीन को नफरत आमेज़, ज़िल्लत आमेज़, तौहीन आमेज़ सलूक का सामना रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर हमले का मुनज़्ज़म सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है और इन फसादात में हुकूमती रद्द अमल बिल्कुल गुजरात जैसा ही था। मुस्लिम नौजवानों को वंदे मातरम और हिंदुत्व नारे लगाने पर मारा गया और ना करने पर बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतारा गया। मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादकारी का अपना वादा पूरा करने के लिए उसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। मुसलमानों पर तशद्दुद और उनकी चीखें बाकायदा माइक पर सुनवाकर खौफ व हरास पैदा किया गया। ये भी बताया गया कि मोदी की हुकूमत में आने से भारत में सहाफ़त कितनी कमज़ोर हो गई। सहाफ़ियों और ह्यूमन राइट्स के जो नुमाइंदे हैं उनको भी पुलिस अफसरान और इंतहा पसंदों की धमकियों का सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, हज़ारों NGOs बंद हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को भी काम करने से रोक दिया गया। इस हिस्से में ये सारे मजालिम और हकाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, UN ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदे और ऐसे भारतीय सहाफ़ियों की ज़बानी बयान किए गए हैं जो मुसलमान भी नहीं हैं। गोया ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया की एक ऐसी चार्जशीट है जिसके बाद चेहरे पर लगी कालख छुपाई नहीं छुप रही है। सोशल मीडिया से क्लिप्स हटवाने वाली भारतीय सरकार अब तलबा की जानिब से इसकी स्क्रीनिंग रोकने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। ऐसा ही एक वाक़या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के में पेश आया, जहां पहले इंटरनेट और बिजली मुनक़ता की गई, बीजेपी के कारकुनों से पथराव करवाया गया, फिर तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ऐसे इक़दामात से वो जिस रद्द अमल को दबाना चाह रहे थे ना, अब वो लावा बनकर सामने आ रहा है और इस वक्त पूरा भारत हंगामों की जद में है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीनें, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।